नमस्कार, मैं रविश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या टीवी पर नफरती बहसों और पूर्वाग्रह फैलाने वाले किसी एंकर को ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया है। ऑफ एयर का मतलब होता है एंकरिंग से हटा देना, डिबेट से हटा देना। आप सभी जानते हैं कि गोदी मीडिया के कितने एंकर सीधे सीधे और दाएं बाएं तरीके से नफरत और पूर्वाग्रह हर दिन फैलाते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है ऐसी बातें जिनसे आप किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष के बारे में धारणाएं बना लेते हैं कि वो लोग ऐसे होते हैं, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का आदेश के रूप में पालन होने लगे और नफरती डिबेट के कारण एंकर हटाए जाने लगेंगे, तब हत्या और बलात्कार के मामले में धर्म के हिसाब से डिबेट करने वाले एंकर क्या करेंगे। पर उससे पहले यह सवाल खुद से पूछिए कि क्या सरकार ऐसे एंकरों को हटा सकेगी। 8 साल के डिबेट का रिकॉर्ड आपके सामने है। क्या उन डिबेट की समीक्षा होगी? क्या सरकार ऐसे एंकरों को नफरती डिबेट करने से रोक सकती है? सरकार उन्हें नहीं रोक सकती है। आप देख रहे हैं YouTube पर हमारा चैनल रविश कुमार ऑफिशियल। इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए। फेसबुक पर हमारा पता है रविश का पेज, वहां भी देखिए और शेयर भी कीजिए। फेसबुक पर स्टार बटन दबाने का इंतजार रहेगा। मगर इस खबर को पढ़िए। 15 जनवरी के अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस के पहले पन्ने की खबर है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दर्जनों सरकारी संस्थानों और वैज्ञानिकों को निर्देश दिया है कि जोशीमठ के धंसने को लेकर मीडिया से बात ना करें, सोशल मीडिया पर कोई डेटा साझा ना करें, क्योंकि हालात के विश्लेषण से जमीन पर भ्रम फैल रहा है। जोशीमठ के लोगों में ही नहीं, देश के नागरिकों में भ्रम फैल रहा है। यह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्देश है। जोशीमठ में 700 से अधिक मकानों में दरारें आई हैं। मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है। उन मकानों में रहने वाले लोग क्या इन वैज्ञानिकों की बातों से भ्रम में रह जाएंगे? क्या इस देश में वैज्ञानिक अपनी बात नहीं कर सकते? क्या सरकार चाहती है कि वैज्ञानिक भी उनकी ही बात बोलें? यह कैसा दौर है कि संस्थानों और वैज्ञानिकों को बोलने से रोका जा रहा है? जब देश के वैज्ञानिक नहीं बोल सकते हैं, तब फिर सुप्रीम कोर्ट के उन सवालों को सामने लाकर पूछा ही जाना चाहिए कि अगर सरकार नफरती एंकरों को रोक देगी, एक दिन के लिए हटा देगी, तो फिर गोदी मीडिया क्या करेगा? वह जोशीमठ पर वैज्ञानिकों से बातें नहीं कर सकता तो अपनी बहस कैसे बढ़ाएगा? एक दिन ऐसा भी आदेश आ सकता है, याद रखिएगा, कि हमने जोशीमठ को लेकर वैज्ञानिकों को बोलने से चुप करा दिया। वैज्ञानिक मान भी गए, अब जोशीमठ के नागरिक भी ना बोलें, क्योंकि वे भ्रम के शिकार हो चुके हैं। यह जो इनके घर दरक रहे हैं, इनके कारणों को लेकर उन्हें भ्रम हो गया है क्या? फिर ना मालूम यह भी आदेश आ जाए कि चूंकि भ्रम फैल रहा है, इसलिए मीडिया भी इसे कवर ना करे। भ्रम ही भ्रम है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच पिछले कुछ समय से कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद कैंपेन, तबलीगी जमात के समय कोरोना जिहाद कैंपेन और धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के खिलाफ दिए गए नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाएं कोर्ट से यह भी चाहती हैं कि नफरती भाषणों को रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश भी जारी हो। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से यह सवाल उठाया गया है कि बढ़ती नफरत या टीवी पर जो पूर्वाग्रह फैलाए जाते हैं, उसके खिलाफ संदेश देने के लिए क्या किसी एंकर को ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया है? क्या किसी एंकर को हटाया गया है? आपने खबरें देखी होंगी कि फेक न्यूज़ फैलाने के कारण YouTube चैनल बंद कर दिए जाते हैं। यह अखबारों में खूब छपता है, जैसे सरकार बहुत बड़ी कार्रवाई कर रही है। नोटबंदी के दौरान 2000 के नोट में चिप लगने की बात करने वाले एंकरों ने क्या फेक न्यूज़ नहीं फैलाया था? सबसे बड़ा फेक न्यूज़ तो यूक्रेन युद्ध को रुकवाने को लेकर चलता ही जा रहा है। खुद सरकार के मंत्री इसे दोहराते हैं। उस समय के अखबारों ने इसे हवा दी कि यूक्रेन के छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवा दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड इसे फिजूल की बात कहा। इसके बाद भी यह झूठ आज तक दोहराया जा रहा है। मंत्री तक इस फेक न्यूज को दोहराते हैं और YouTube के चैनलों को फेक न्यूज के नाम पर बंद किया जा रहा है। क्या पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कभी इसे फेक न्यूज बताया है?
अगर बताया है तो उसे कोर्ट के सामने रखना चाहिए। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि गोदी मीडिया के साम्राज्य के जरिए किस तरह से समाज को बांटा जा रहा है। केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं, कई तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम इस मीडिया के जरिए हो रहा है। सरकार की तरफ उठने वाले सवालों को गायब कर दिया जाता है, चुप्पी साध ली जाती है और उसकी जगह पर हिंदू मुस्लिम नफरती मुद्दे लाए जाते हैं। नफरती नहीं होते हैं तो कुछ और मुद्दों को लाया जाता है ताकि असली मुद्दे गायब ही रहें। महंगाई और बेरोजगारी के सवाल को पीछे करने के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं भी होता तो दूसरे तरीके बहुत से हैं मीडिया के पास। सवाल है, नफरत फैलाने वाले किसी एंकर या चैनल को बंद किया गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब एंकरों को हटाने को लेकर सवाल पूछा तो गोदी मीडिया में सन्नाटा छा गया। क्या आपने कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों को लेकर धुआंधार बहस देखी है, विस्तृत चर्चा देखी है? जस्टिस बीवी नागरत्ना की एक टिप्पणी है कि नफरती भाषण मानवाधिकार का उल्लंघन है, इससे किसी की मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। फिर समाज में इस पर चर्चा क्यों नहीं है, मीडिया में इस पर बहस क्यों नहीं है? गोदी मीडिया इतना ही कह दे कि उसके नफरती डिबेट देश हित में है, समाज को बांटने वाले नहीं हैं, तो एक पक्ष तो उनका समझ में आए। और एंकर के खिलाफ क्यों? कोर्ट को क्या यह भी नहीं कहना चाहिए कि एंकरों से पहले चैनलों के खिलाफ एक्शन लिया जाए? जनवरी के पहले हफ्ते में मंत्रियों के बोलने की स्वतंत्रता के मामले में संविधान पीठ की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अलग राय रखी थी और कहा कि मंत्री के निजी बयान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती, लेकिन अगर मंत्री आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देते हैं तो ऐसे बयानों के लिए सरकार जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। क्या इससे यह समझा जा सकता है कि एंकर के भड़काऊ भाषण से, स्क्रीन पर लिखे गए भड़काऊ टिप्पणियों से चैनल को यह कहकर बच निकलने की आजादी नहीं मिलनी चाहिए कि इसमें हमने किसी तरह का संपादकीय हस्तक्षेप नहीं किया है, ना कर सकते? इसलिए कहता हूं कि लंबे वीडियो देखा कीजिए, एक एक बात को सुनना और ठहर कर सोचना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए, फेसबुक पर भी है और वहां शेयर जरूर कीजिए। हम बात कर रहे हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट को कितनी बार कहना पड़ेगा कि न्यूज चैनलों पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे? क्या सरकार को यह सब नहीं दिख रहा? आखिर इस बात को लेकर गोदी मीडिया कैसे दिखाए, कैसे डिबेट करे? आप सोचिए। मीडिया का बड़ा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर बहस करने का नैतिक अधिकार नहीं रखता है, उस लायक नहीं बचा है, वह कर ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हीं के एंकरों के बारे में कहा है कि ये समाज से अपराध कर रहे हैं। एक नहीं, अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं, सिर्फ इस आदेश से संबंधित नहीं। पिछली कई सुनवाइयों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की बात कही है, जो इस बार की सुनवाई के दौरान अदालत की चर्चाओं में यह बात सामने आई है। अभी हाल की घटना है, यह इसी महीने की घटना है। दिल्ली पुलिस के सहायक इंस्पेक्टर शंभू दयाल की एक आरोपी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। उस आरोपी का नाम अनीश राज बताया गया। अनीश राज को मोहम्मद अनीश बनाकर कई चैनलों पर और अखबारों में खबरें चलाई गईं। 11 जनवरी को ऑट न्यूज के कलीम अहमद इसका पर्दाफाश कर देते हैं कि आरोपी का नाम मोहम्मद अनीश नहीं है, अनीश राज है। बूम फैक्ट चेक की निवेदिता निरंजन कुमार ने भी इस पर रिपोर्ट की है। अनीश हिंदू नाम है, मगर मोहम्मद लगाकर इस गोदी मीडिया ने अपराध की इस घटना को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की। ऑल्ट न्यूज ने बताया कि कैसे सुदर्शन न्यूज ने इसे जिहादी मोहम्मद अनीश बता दिया। एक बार नहीं, कई बार बताया। आज तक नवभारत से लेकर एनडीटीवी तक पर अनीश राज को मोहम्मद अनीश बना दिया गया। इसकी चपेट में आकर कई पब्लिक फिगर और पत्रकारों ने भी संदिग्ध का नाम मोहम्मद अनीश बताकर ज्ञान देना शुरू कर दिया और बैलेंस साबित करने लग गए कि मोहम्मद अनीश नाम है, तब भी हम इस घटना की निंदा करते हैं, वो भी उस मीडिया से जो नाम का धर्म देखकर बलात्कार के मामले में चुप हो जाता है। गुजरात दंगों के केस में बलात्कारी रिहा हुए,
उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ तो गोदी मीडिया चुप रह गया। उसके दबाव में आकर कई लोग, इस गोदी मीडिया के दबाव में आकर कई लोग बैलेंस के चक्कर में यह गलती कर बैठे, बैलेंसवादी बन रहे थे। ऑल्ट न्यूज ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से निकाला कि मोहम्मद अनीश नहीं, अपराधी का नाम अनीश राज है, जबकि दिल्ली पुलिस के प्रेस नोट में अनीश राज ही लिखा था। उसके पिता का नाम प्रहलाद राज लिखा था। इसके बाद भी मीडिया ने मोहम्मद अनीश लिखा। क्या यह समाज में नफरत फैलाने की कोशिश नहीं थी? क्या यह समाज को बांटने का प्रयास नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रयास के खिलाफ सख्त टिप्पणी नहीं की? भारत का अधिकांश मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। आज हालत यह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर चर्चा करने के लिए कोई मुख्य धारा का मीडिया नहीं बचा है। बस पुरानी खबरें उठाकर आप देखिए, तबलीग जमात और कोरोना से जोड़कर मीडिया ने कितना खतरनाक काम किया था। सबने देखा था कि समाज बंट गया है, बांटा जा रहा है, और इसके प्रभाव में बहुत से लोग एक समुदाय के व्यापारियों से, सब्जी बेचने वालों से सब्जी नहीं खरीद रहे थे। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर अन्य हाई कोर्ट की टिप्पणी भी देखिए, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मीडिया ने यह काम खतरनाक इरादे से किया है। आखिर यह मीडिया किसके लिए समाज को बांट रहा है? इससे किसकी राजनीति को फायदा हो रहा है? किस दल को फायदा हो रहा है? कौन दल है जो इन एंकरों को समर्थन देता है? इतना सा सोच लेंगे तो आप सवाल पूछने लगेंगे कि सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है, और क्यों सरकार कार्रवाई नहीं करेगी? क्या दिल्ली पुलिस ने कोई केस दर्ज किया जब उसने व्हाट्सएप से सूचना दी थी कि एएसआई की हत्या का आरोपी अनीश राज है, पिता का नाम प्रहलाद राज है? तब उन संवाददाताओं के चैनल में मोहम्मद अनीश कैसे चला? सुप्रीम कोर्ट को यह सवाल दिल्ली पुलिस से पूछना ही चाहिए। अब तो कॉमिक का किरदार बेचारा टिनटिन भी घंटी बजा रहा है कि भारत का यह मीडिया कब जागेगा, लोग कब जागेंगे, कब स्मार्ट सिटी से लेकर बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल उठेंगे और नफरती डिबेट को छोड़ दिया जाएगा। रोहित की कल्पना में टिनटिन हिंदी में भी सोचने लगा है, तब भी हिंदी में जहर फैलाने वाला गोदी मीडिया इस टिनटिन की बात नहीं सुन रहा है। नफरती डिबेट केवल टीवी से नहीं फैल रहा, व्हाट्सएप की अंधेरी दुनिया में भी भीतर भीतर फैलता रहा है। समाज के बुजुर्ग लोग भी इस काम में लगे हुए हैं। नौजवानों को उनसे इस मामले में विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है, वरना उनकी जवानी में ही जहर भर दिया जाएगा, किसी लायक नहीं बचेंगे। आईटी सेल खुलेआम जहर फैलाता है, कहीं कोई एक्शन नहीं है। इस मीडिया ने 8 साल में जो जहर बोया है, अगर बैक डेट से कार्रवाई होने लग गई तो अगले 8 साल तक के लिए सारे चैनल बंद हो जाएंगे। आपने कब देखा है कि इस मीडिया को सरकार से सवाल करते हुए, पूछते हुए कि प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? अब तो टिनटिन भी पूछ रहा है। कार्रवाई के नाम पर एडवाइजरी मिल जाएगी। पिछले साल अप्रैल में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की। उस समय दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद टीवी चैनलों ने उकसाने वाले टाइटल लगाए थे। केंद्र ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि अलग अलग मुद्दों पर टीवी चैनलों में अप्रामाणिक, भटकाने वाला, सनसनीखेज और सामाजिक परिवेश में अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस एडवाइजरी में भी चैनलों के नाम नहीं दिए गए। इस एडवाइजरी की यह हालत थी। इन चैनलों को जरूर चेतावनी दी गई कि उकसाने वाली, असामाजिक, असंसदीय हेडलाइन से बचिए, मगर वो सिलसिला नहीं रुका है। धर्म रक्षक बनकर मीडिया खुलेआम ऐसी हेडलाइन लिखता चला आ रहा है। इस पर कोर्ट को सरकार से पूछना ही चाहिए कि क्या ये सब नफरत भड़काने के दायरे में आते हैं या नहीं। क्या इस तरह की बहसों में सरकार को एक भी नफरती तत्व नहीं मिलता है? गोदी मीडिया को भी बताना चाहिए कि ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उनमें नफरत की कितनी गुंजाइश है, वो नफरती हैं भी या नहीं, वो अपना पक्ष क्यों नहीं रखते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में चैनलों से कहा था कि सख्ती से केबल टेलीविजन नेटवर्क 1995 के निर्देशों का पालन कीजिए, सरकार प्रतिबंध भी लगा सकती है। इस 1 साल में गोदी मीडिया पर जो खबरें चली हैं, जिनमें कई बार लोगों ने ही अपनी तरफ से तथ्य सामने रखे हैं कि मीडिया जानबूझकर नफरतें फैला रहा है,
इसके लिए गलत तथ्यों को सामने रख रहा है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ही पूछा है कि एंकरों को क्यों नहीं हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि जब सरकार ने एडवाइजरी में लिखा है कि चैनलों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो क्या उसे एक भी ऐसा केस नहीं मिला। मीडिया संविधान की मूल आत्मा पर हमला कर रहा है, तब भी केवल एडवाइजरी हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट ने कहा कि चैनल के पीछे लगे पैसे से सब तय होता है। पैसे से एंकर अपनी टीआरपी के लिए, समाज में हिंसक प्रवृत्ति पैदा करने के लिए, कुछ खास एजेंडा को बेचने का औजार बन गए हैं। आप यह सवाल खुद से कीजिए, किसके राजनीतिक फायदे के लिए यह एजेंडा बेचा जा रहा है, किसके लिए यह मीडिया औजार बना है और इसके औजार से किसका गला काटा जा रहा है। 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में धर्म संसद होती है। उसमें कथित रूप से जो भड़काऊ भाषण दिए गए, उन पर घटना के 5 महीने के बाद एफआईआर होती है। अब कोर्ट ने पूछा 5 महीने क्यों लगे, तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। कोर्ट को कहना पड़ा कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही हो, सिर्फ नाम के लिए एफआईआर ना हो। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इन नफरती लोगों को संरक्षण मिल रहा है, कोई बचा रहा है। अगर कोर्ट ने सख्ती ना की होती तो जो चंद गिरफ्तारियां हुई हैं, शायद वो भी ना हुई होती। क्या पुलिस और सरकार कोर्ट की भी नहीं सुनती हैं? इतने महीने गुजर गए, कोर्ट को बुनियादी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं कि पुलिस ने क्या कदम उठाए, क्यों नहीं उठाए, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच अधिकारी क्यों कौन है, उसने एफआईआर के 8 महीने बाद भी चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की है। कोर्ट ने अब जांच कर रहे पुलिस अधिकारी से 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। हाल की इन खबरों को देख लीजिए, समझ लीजिए आपके बच्चों को किस तरफ धकेला जा रहा है। कर्नाटक के श्रीराम सेने के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने हिंदुओं से कहा है कि वो तलवारों की पूजा करें और उसे अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए घर में रखें। बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी हिंदुओं से अपील की थी कि वो अपने घरों के चाकू की धार को तेज रखें। हमने अपने YouTube वीडियो में बताया है कि साध्वी के बयान का क्या मतलब है। क्या इस देश में मजबूत सरकार अब नहीं रही? प्रधानमंत्री मोदी के राज में यह हाल हो गया है? क्या पुलिस और सेना भरोसे के लायक नहीं है कि लोगों से कहा जा रहा है कि रसोई की चाकू की धार को तेज करा लीजिए। बच्चों से कहा जा रहा है कि किताबों की पूजा करने से अच्छा है तलवार की पूजा की जाए। यह सब किस लिए हो रहा है? क्या डॉक्टर बनाने के लिए हो रहा है या बच्चों को दंगाई बनाने के लिए? ऐसे नेता, गोदी मीडिया और आईटी सेल सब एक दूसरे के पूरक हैं। तय आपको करना है कि इनकी करतूत से किसे राजनीतिक फायदा हो रहा है, किस तरह की मानसिकता को बढ़ावा मिल रहा है। गोदी मीडिया देखना छोड़ दीजिए, इसके चैनलों को सब्सक्राइब मत कीजिए। समाज और संविधान की रक्षा में आप इतना तो कर ही सकते हैं। यह वो काम है जिसे करने में आपके कपड़े तक गंदे नहीं होंगे। बस इन चैनलों को सब्सक्राइब नहीं करना है, इन चैनलों को नहीं देखना है। जो वक्त बचेगा उस वक्त में टहलिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी। क्या यह चिंता की बात नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट के गंभीर सवालों पर भी बहस गायब कर दी जा रही है? क्या सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं बताना चाहिए कि वह इन टिप्पणियों के बाद क्या सोचती है, क्या करने जा रही है? क्या किसी मंत्री ने इन टिप्पणियों का ट्विटर पर स्वागत किया है? इस चुप्पी से एक सवाल तो यह भी निकल सकता है कि जो मीडिया सरकार की ही राजनीति को आगे बढ़ाने वाला हो, उस मीडिया पर सरकार कैसे लगाम लगाएगी? तो क्या जवाब कोर्ट को ही खोजना होगा कि नफरती डिबेट को बंद कराने के लिए वह क्या कर सकता है? इस बीच आप एक लिस्ट बना सकते हैं। आपके हिसाब से नफरती डिबेट फैलाने वाले किस किस एंकर को तुरंत हटा देना चाहिए देश हित में? सबसे पहले किसे हटाया जाना चाहिए और सबसे बाद में किसे हटाया जाना चाहिए, या सभी को एक ही साथ हटा दिया जाना चाहिए? आप देख रहे थे रवीश कुमार ऑफिशियल YouTube पर। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्वाइन भी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।